हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक के चैप्टर 7 जो कि हमारा परंपरा का मूल्यांकन है, इसकी हमने पहले वीडियो एक बनाई थी जिसमें कि लेखक परिचय और पूरी स्टोरी को हमने अच्छे ढंग से समझाया था, जो कि एक प्रकार का क्या है, निबंध है। इस पूरे निबंध को हम लोग समझने के बाद इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाली है उन सारी क्वेश्चंस को देखेंगे। वो सारी क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है या फिर पूछा जाने वाला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे और याद देखेंगे हम लोग। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें ताकि कि आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बने। चलिए सबसे पहले हम लोग, पहला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, सिस्टम स्लो काम करता है। चलिए हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कौन है, तो रामविलास शर्मा। कौन है, तो रामविलास शर्मा, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो आपसे ऑप्शन क्या बन रहा है कि सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। तो हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया कि इसमें ना समाजवादी और समाज से जुड़ी हुई सारी बात को हम लोग देखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसानी से फील होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या कि समाजवादी व्यवस्था। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायरन किस भाषा के कवि हैं, जो कि 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये 2021 में पूछा गया था कि वायरन किस भाषा के कवि हैं। तो वायरन को हमने बताया था कि अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। वायरन किस भाषा के कवि हैं, तो अंग्रेजी भाषा के, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है कि अंग्रेजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद, और कहाँ पे बताया था, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उन्नाव उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में। चलिए उन्नाव के उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे वाली क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ है। तो रामविलास शर्मा का जन्म हम बताए थे आपको जब चैप्टर पढ़ाए थे, 10 अक्टूबर और 1912, 10 अक्टूबर और 1912 को इनका जन्म हुआ था। इस ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी है, 10/10/2012। ठीक है, 10/10/1912। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 2012 नहीं, 1912। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामविलास शर्मा कहाँ पढ़ने गए थे। रामविलास शर्मा पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, तो ये गए थे लखनऊ में। कहाँ पे गए थे, तो लखनऊ में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ए नंबर ऑप्शन है हमारा, लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। तो ये किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, तो ये गए थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। कौन से विश्वविद्यालय में, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामविलास शर्मा का निधन कहाँ पे हुआ था। तो रामविलास शर्मा का निधन कहाँ पे हुआ था, तो इनका निधन दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में इनका निधन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी को इनका मतलब कि निधन हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रामविलास, क्या बताया गया है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग के अध्यक्ष, क्या बोले, अध्यापन का कार्य किए थे। यानी कि रामविलास शर्मा जो लखनऊ विश्वविद्यालय में थे वो किस सब्जेक्ट के अध्यापक थे। ठीक है, उसी की बात की गई है। तो ये अंग्रेजी के अध्यापक थे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर अंग्रेजी कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी, जो कि हम लोग मानेंगे। ये अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में काम किए थे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक बने थे। तो रामविलास शर्मा कौन से, तो KM हिंदी संस्था के, कौन सी संस्था के, तो KM हिंदी संस्था के, याद रखिएगा KM हिंदी संस्था के क्या बने थे, तो निर्देशक बने थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो A नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जब भी ये वीडियो आप यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो आप ना कमेंट में आंसर को, मतलब हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर को लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, ये कौन है, तो रामविलास शर्मा ही इसके रचनाकार हैं। कौन, रामविलास शर्मा। चलिए रामविलास शर्मा इसके रचनाकार हैं। अब बताते हैं कि निराला की साहित्य साधना एक ऐसी इनकी रचना थी जिनके लिए कि क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। किस चीज़ का, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था निराला की साहित्य साधना के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इधर रिसेंट में पूछा गया था 2023-24 में करीबन पूछा गया है, 23-24 में। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन किस प्रकार की विद्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है ना। तो हम सब क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा निबंध, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा निबंध। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किन लोगों के लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, उम्मीद है कि इधर पूछा जाए। तो ये जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार बोर्ड का नियम है कि बार बार एक ही क्वेश्चन को ये पूछते रहता है, मतलब कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि किनके पास परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है, तो हम बताएंगे कि जो कि साहित्य लिखना चाहते हैं या फिर साहित्य के युग में क्षेत्र परिवर्तन करना चाहते हैं। तो क्या बताएंगे हम लोग, युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, जो कि क्या है कि साहित्य के क्षेत्र में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, वैसे लोगों के पास परंपरा का ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। तो इसमें बताएंगे कि जो श्रमिक जनता होते हैं, ठीक है, जो श्रमिक जनता के हितों में प्रतिबिंबित करता है उसको हम लोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ए नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य में, ठीक है, क्या है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। तो समाज की तरह, बिल्कुल। इसमें हम आपको बताए थे कि ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर है समाज पर आधारित है। तो क्या बताएंगे हम लोग कि समाज से, यानी कि साहित्य वो लोग लिख सकते हैं जिनको कि समाज का बेहतर ज्ञान हो, परंपरा की बेहतर ज्ञान हो, ठीक है, वैसे लोग क्या कर सकते हैं, साहित्य लिख सकते हैं, तो समाज की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो एथेंस किस महादेश में है। एथेंस यूरोप महादेश में है। आपको हिस्ट्री में पढ़ना है एथेंस के बारे में कि एथेंस किस महादेश में है, तो यूरोप महादेश में, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा कि एथेंस कौन से महादेश में है, तो एथेंस यूरोप महादेश में है। कौन से महादेश में है, तो यूरोप महादेश में है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन से बात करेंगे हम लोग। अगला क्या है हमारा कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। तो इसका भी आंसर एथेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, एथेंस हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो कि साहित्य लिखना जानते हैं, साहित्य के लिए काफ़ी परिचित हैं, वो कैसे लोग होंगे, उन्हीं की बात करते हैं। वो कैसे मनुष्य होंगे, तो वो प्रतिभाशाली मनुष्य होंगे जिनके अंदर प्रतिभा होगी साहित्य को लिखने की, वैसे लोगों के बारे में बात किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि प्रतिभाशाली मनुष्यों की इनकी भूमिका निर्णायक होती है साहित्य लिखने के लिए। चलिए साहित्य के निर्माण के लिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। तो हम बताते हैं कि 1900 क्या बताया गया है, 1917 की क्रांति, 1917 की क्रांति के बाद, ठीक है, क्या हुआ था कि रूसी और गैर रूसी के बीच बहुत बड़ा आपसी परिवर्तन हुआ था, जो कि क्या हो जाएगा, 1917 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 1917 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है
हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो समाजवाद। क्या है? तो समाजवाद। आपको हम बताए हैं कि समाज से जुड़ी हुई सारी क्वेश्चन रहेगी इसमें, बहुत सारी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद व्यवस्था, क्या बताया गया है कि समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ना चाहती है? तो ऑप्शन है हमारा क्या है हमारा? प्राचीन संस्कृति से। किससे नहीं तोड़ना चाहती है नाता? तो प्राचीन संस्कृति से। क्या होता है कि जब हम लोग साहित्य लिखते हैं या फिर उसका निर्माण करते हैं, साहित्य के अंदर नाटक, कहानी, कविता, बाल उपन्यास, उपन्यास, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो प्राचीन संस्कृति से इनका जुड़ाव होता है। तो हम सब कौन सा टिक मारेंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्राचीन संस्कृति। चलिए कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कहाँ से? तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किससे होता है? धर्म के ज्ञान से? नहीं जी, बिल्कुल परंपरा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 24 नंबर क्वेश्चन नहीं है इसमें ना, 25 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन है, मानिए 24 ही क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो ये भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। वो सारी क्वेश्चंस को हम आपके बीच रखे हैं, ठीक है। अभी उन सारी क्वेश्चंस को आपके बीच के रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है या फिर पूछने की संभावना है, उन सारी क्वेश्चंस को आपके बीच रखे थे। इस वीडियो से आप लोग सारी क्वेश्चंस को बनाएं और प्रयास करें कि हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर को लिखें, ताकि कि आपका अभ्यास निरंतर बेहतर होता रहे और एग्जाम की बेहतर तैयारी होती रहे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।